हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी एमपी टेट का जो सिलेबस था और उसका जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे उन पर हमने चर्चा की थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लासेस, यानी कि जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक्स उन पर डे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला अगर हम देखते हैं कि टॉपिक हमारा पहला क्या है, क्योंकि अगर हम आज से शुरू करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, प्लस हमें रिवीजन करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक है आपका खंड आ के अंतर्गत हिंदी आधार पाठ्यक्रम और हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी। ये आपका टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपका आता है वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक। आज के इस छोटे से वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी। इस जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का जो आधार है वो जो हिंदी जो केंद्रीय निदेशालय है वहां से संबंधित जो तथ्य है हमने उन्हीं को लिया है। हमने किसी ऐसी गाइड से तथ्य नहीं लिए हैं जिससे कि कल आप अगर हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी तथ्य अगर आप परीक्षा में सही टिक करके आते हैं और आयोग या संस्था या कोई भी विभाग उसको गलत साबित कर देता है तो हमारे द्वारा जिस जो हमने आपको पढ़ाया है उससे आप क्लेम कर सकें, उससे आप आपत्ति दर्ज करा सकें। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी की ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि क्या होती है, मानक हिंदी क्या होती है, उसमें वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, और इन्हीं सब से मिलकर हमारी जो ध्वनि व्यवस्था है वो बनती है। तो चलिए पहला देखते हैं हम हिंदी की ध्वनि व्यवस्था। उसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि हमारी जो हिंदी है, अगर पीजीटी या फिर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस, ये जो लेवल रहता है आपका पीजीटी का, नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये काफी हद तक सिमिलर रहता है। तो इसलिए आपको जो तथ्य थोड़े थोड़े कुछ आपको राष्ट्रीय स्तर के तथ्य जानने की जरूरत है। उसके लिए हम शुरू करते हैं देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण है यहाँ से। तो यहाँ आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे और जो आपका टॉपिक है वो भी यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं अब आपको वो बस बताऊंगी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय, पहले तो एक ये हो गया कि ये जो निदेशालय है ये किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तिका है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये पुस्तिका है। ठीक है, अब ये सन 1960 में ये जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसकी स्थापना हुई थी। और आगे हम देखते हैं कुछ और जो चीजें हैं महत्वपूर्ण, इनको हम आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें हमें बहुत सारे इस चीज में तथ्य देखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ शामिल करी है। संविधान के अनुच्छेद 351, आपको पता होगा कि 343 से लेकर 351 तक संविधान के जो अनुच्छेद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हिंदी भाषा को प्रचार व प्रसारित करने के लिए बहुत से नियम संविधान में लागू करे गए हैं और वही इन 343 से लेकर 351 के बीच में है। तो वही संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार सन 1960 में जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई, ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ हिंदी निदेशालय को हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का अधिदेश भी सौंपा गया। देखिए यहाँ पर इसके बोलने का मतलब ये है कि 351 अनुच्छेद के तहत 1960 में क्या केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई और यही निदेशालय क्या करता है, हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का जो कार्य है वो करता है। ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं लिपि और लिपि का जो विकास है। तो लिपि का जो विकास है उसके आरंभ में हम देखते हैं चित्रलिपि, फिर चित्रलिपि के बाद भाव लिपि, संकेत लिपि, फिर ध्वन्यात्मक लिपि, फिर अक्षरिक लिपि। ये इसका विकास क्रम है। तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा, चित्रलिपि, फिर भाव लिपि, फिर संकेत लिपि, फिर ध्वन्यात्मक लिपि और फिर अक्षरिक लिपि। ये कौन कह रहा है, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की तरफ से ये बताया गया है। अभी लिपि के बारे में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ये हमने पढ़ा था। अभी पढ़ा नहीं था, अगर आप फिर से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो जो देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है और फिर उसका भी एक क्रम आता है। तो जैसे जैसे ये टॉपिक आएगा लिपि का, हम आपको वहां पर बताते चलेंगे कैसे कैसे कौन कौन सी लिपि का यहाँ पर विकास हुआ। पहले आपने पहले की पुस्तकों में एक देखा होगा, अ का स्वरूप हमें ऐसा दिखाई देता था, खा का ऐसा, झ का ऐसा, ड़ का ऐसा। अब ये जो स्वरूप है इनका बदलकर अब इसको मानकीकृत किया गया है। अब ये जो शब्द हैं अब इनको मान्यता प्राप्त नहीं है, पर पुरानी पुस्तकों, बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकों में आपको ऐसा दिखाई देता होगा। आगे हम देखते हैं संविधान में अनुसूचित भाषाएं और देवनागरी का दायित्व। आपको पता है कि जो संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है संविधान में, तो ये उसी टॉपिक में बता रहे हैं। और ये इसमें एक चीज आपके लिए खास ये है कि कौन कौन सी भाषा देवनागरी में लिपी जाती है। तो हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोंगरी,
नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, सिंधी। ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी ये सब लिपि के अंतर्गत आती हैं। ये मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगी। अब यहाँ से हमारा हुआ मानक हिंदी वर्णमाला, जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है वर्ण। क्या दिया हुआ है? वर्ण और ध्वनि व्यवस्था। तो क्या होता है? वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप हैं। जो वर्ण है ध्वनि किसी भी भाषा में उच्चरित या उच्चारित सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? लघुत्तम इकाई, जिसे कहते हैं स्वन, स्वनिम या फिर ध्वनि कहते हैं हम इसे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो खंड हैं वो इसके खंड नहीं हो सकते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण एक प्रकार का, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्ण के क्या है? खंड नहीं हो सकते। जैसे कि अ, हलंत लगा नीचे जिसमें, ये हमने देखा क में हलंत लगा, हमने देखा ख में हलंत लगा। इनके खंड नहीं हो सकते। तो जिनके खंड नहीं हो सकते उनको हम वर्ण कहते हैं। और कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की जो संख्या 44 मानी है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो वर्ण होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं इनको हम पढ़ते हैं कि ध्वनियों के क्या है? ये लिखित रूप है। जब यही ध्वनि को हम क्या कहते हैं? जब लिखित रूप देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा के मौखिक रूप के प्रतीक होते हैं। वर्णों को ध्वनिक चिन्ह भी कहा जाता है। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के बाद हिंदी वर्णमाला और अंकों का अध्ययन मानक स्वरूप निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार से है। मैंने इसीलिए ये ऑफिशियल वेबसाइट से तथ्य निकाले हैं ताकि आपको कोई भी भ्रामक जानकारी ना मिले। अब हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। दो भाग होते हैं, एक होता है आपका स्वर, एक होता है व्यंजन। ये भी हम वर्ण की ही बात कर रहे हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर में हमारे आते हैं आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि का, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ उकली का और औ औरत का। कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 11। कितने हो गए? 11। और एक अनुस्वार और एक विसर्ग। इसको हम स्वरों में गिनती नहीं करते हैं, इसलिए कुल स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। कितने स्वर हैं हमारे? 11। संस्कृत के लिए जो देवनागरी में ये वाला चिन्ह है और ल का ये रूप जो है ये सम्मिलित है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होने के कारण हिंदी मानक वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया है। आपसे अक्षर देख के पूछ सकता है। अब व्यंजन कितने हैं हमारे पर? तो मूल व्यंजन देखिए, यहाँ पर मूल व्यंजन अलग है, संयुक्त व्यंजन अलग है, उत्क्षिप्त व्यंजन अलग है और विशिष्ट व्यंजन अलग है। तो मूल व्यंजन कितने हैं हमारे? 33। और कुल मिलाए तो हमारी जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 40 हो जाती है। कितनी हो जाती है हमारी? 40 हो जाती है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये जो क्षत्रिय वाला क्ष है ये किन शब्दों के मेल से बना है। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर का आपको प्रश्न करा रही थी उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था कि जो क्षत्रिय वाला क्ष है ये किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा का के नीचे जो हलंत लगती है और षटकोर वाले शा। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा, इसमें जो हलंत है इसका विशेष ध्यान रखना होगा। हिंदी के वर्णमाला के ये 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। और ये जो ल है इसको हम कहते हैं मराठी वाला ला। इस ल वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतः स्वर यानी अ के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे व्यंजन क्या हुआ हमारा? क, और इसको हमने स्वर अ के साथ मिलाया तो ये हमारा हो गया क। आगे देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार मतलब अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन है और चंद्रबिंदु स्वर की अनुनासिकता का अभिलक्षण है। तो ये चंद्रबिंदु क्या कहलाता है? अनुनासिक वर्ण कहलाता है। और ये जो जिसमें जैसे व्यंजन के ऊपर बिंदी लिखी ये क्या कहलाता है? हमारा अनुस्वार। आगे हम इनको भी और देखते हैं। आगत चिन्ह, ये आपसे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 से प्रश्न पूछा गया था। जो आगत चिन्ह यानी कि बाहर से आए हुए चिन्ह हैं वो कौन से हैं? एक तो ये अवग्रह, जैसे स्वाहम में हम ये देखते हैं, और अर्धचंद्र जैसे डॉक्टर में हम ये अर्धचंद्र देखते हैं वो। अब अंक में हम देखें,
अंक ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब हम अभी हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तब हमें वहां पर संविधान में जब स्थिति है हिंदी की तब वहां पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो अंकों का रूप है वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय रूप क्या है ये, और देवनागरी अंक क्या है ये। आपको देवनागरी अंकों की ज्ञान होना चाहिए। 12 खड़ी का ये रूप दिया गया है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, ये कभी कभी आ जाते तो हमसे बनता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इसमें ये बहुत अच्छी चीजें लिखी गई हैं। व्यंजनों के साथ ऋषि का संयोग होने पर शब्दों का निर्माण इस तरह से होता है। जो हम कृपा लिखते हैं तो उसमें जो ऋषि होती है उसकी मात्रा ग्रह, गृणा, तृप्ति, पृष्ठ, मृत, श्रृंगार, सृष्टि, है ना। और 12 खड़ी में जो इंगा है और इया है नहीं रखे गए, क्योंकि इनका प्रयोग केवल संयुक्ताक्षर के रूप में होता है, यानी संयुक्त, जैसे गंगा लिखते हैं तो ऐसे अकेले ये इस अंगा और इया से कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। चलिए, अब हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। अब मानकीकरण में हम देखते हैं यहाँ पर कि संयुक्त वर्ण क्या देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर संयुक्त वर्ण देखते हैं। तो संयुक्त वर्ण मतलब पहले देखेंगे खड़ी पाई वाले व्यंजन, इनको कैसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से परंपरागत तरीके से पाई हटाकर ही रखें, जैसे ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनिया, न्यास, ऐसे इनको यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। ये जो त के नीचे हलंत है तो त के साथ दो अर्ध त को किसी अन्य वर्ण के साथ संयुक्त करने पर परंपरागत रीति का ही अनुसरण किया जाए, जैसे सत्ता, महत्व। तो जब हम लिखते हैं महत्व तो हम अक्सर महत्व लिख देते हैं ऐसे, लेकिन गलत है। इसमें ये अगर ये एक डैश जैसा बना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक और ता है। तत्व, अगर आपसे बताइए लिख के आ जाए कि बताइए इस तत्व में से और इस तत्व में से शुद्ध कौन सा है, आप इसको लगा देंगे, लेकिन शुद्ध क्या है, ये वाला है। अन्य व्यंजन देखते हैं क और फा। ये जो नुक्ते वाला फा है कि हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएं, जैसे संयुक्त, पक्का, दफ्तर। ठीक है, जो फ लिखते हैं हम तो फ में क्या बोला गया है कि हुक को आधे भाग को हटाओ, मतलब हुक मतलब ये, तो इसमें से क्या इसका आधा भाग हटाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। इंगा छ, ट, ठ, ड, ढ और ह के संयुक्ताक्षर हलंत चिन्ह के साथ लगाकर बनाए जाए, क्योंकि इनको लिखने में दिक्कत होती है। जैसे हमको लिखना चिन्ह तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन द के साथ अर्ध स्वर यानी कि य और व आने पर हलन चिन्ह के साथ साथ संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को भी प्राथमिकता दी जाए, जैसे कि विद्यालय, विद्यमान, द्विवेदी, द्विधा। संयुक्त रो के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जो रेफ लगती है ये ऊपर ऐसा वाला, और ये राष्ट्र वाले में जो नीचे रेफ लगती है इसको, ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो श्रमिक का श्र है ये यही ऐसा रहेगा, ये क्या होता है शक्कर वाले शक और हलंत के साथ र के संयोग से श्र का निर्माण होता है। त्र के लिए भी वही सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हलंत जो युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर में हर्ष ई, छोटी ई की मात्रा पूर्ण व्यंजन के साथ ही मिलाकर लिखी जाए, जैसे कुट्टिम, चिट्ठियां, चिन्हित। अक्सर आपने देखा होगा चिन्हित आपको कहीं कहीं ऐसे भी दिखाई देता है, वो गलत है। सही क्या है, ये है आपका बुद्धिमान। आपने देखा होगा ऐसे आपको बुद्धिमान दिखाई देता है, लेकिन शुद्ध रूप में ये सही है। आप अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अनुसार यानी जो अंगूर में जैसे जो हम बिंदु लगाते हैं वो अनुस्वार कहलाता है, और चांद में जो हम ये बिंदु लगाते हैं ये चंद्र बिंदु कहलाता है। तो अनुसार क्या होता है, शिरो बिंदु होता है। अनुस्वार शब्द का प्रयोग अन्य वर्गीय वर्णों यानी य और हा से पहले यथावत रहेगा, जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, अंश, कंस, सिंह। और संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण या पंचमाक्षर के बाद सर्ववर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एक रूपता के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे पंकज, गंगा, चंचल, मंजुषा, कंठ, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे उन्मुख, वांग्मय, अनन्य, चिन्मय। देखिए वर्ग पहले आप समझिए वर्ग क्या होते हैं, क वर्ग, ख वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, ये होते हैं वर्ग हमारे। तो वर्ग के लिए किया गया कि पप, इसमें माँ आता है, टा के वर्ग में ण आता है, इसमें इया आता है और इसमें इंगा आता है, ये पंचमाक्षर कहलाए। और एक ना, ये पंचमाक्षर कहलाए। तो वही बोला है कि यदि किसी पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का, अब जैसे उन्मुख,
उन्मुख का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। वांग्मय, इंगा के बाद म आ रहा है और जो माँ है वो इंगा वाले यानी क वर्ग का वर्ण नहीं है, वो दूसरे वर्ग का वर्ण है। अगर इसकी जगह ग होता, का होता या खा होता या घ होता तो यहाँ अनुस्वार यानी कि बिंदी लगती, लेकिन यहाँ इसके बाद क्या है, इसके इंगा के जो वर्ग है यानी क वर्ग का कोई शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। पंचम वर्ण में यदि द्वित्व रूप में यानी कि साथ साथ आए तो अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग मो का सूचक है, जैसे अहम, एवं और शिवम। अब चंद्र बिंदु देखते हैं, चंद्र बिंदु क्या होता है। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। जैसे हम गांव लिखना है हमें, तो लोग ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। गांव ऐसे लिखना चाहिए, यानी कि चंद्र बिंदु लगा के लिखना चाहिए। तो चंद्र बिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है। जैसे हंस का, ये हंस का मतलब होता है पक्षी, और इस हंस का मतलब होता है क्रिया, हंसने की क्रिया। ऐसे ही शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हिंदी में चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल तद्भव और देशज शब्दों के साथ होता है, जैसे आंख, चांद, आंत। ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग में आधारभूत अंतर क्या होते हैं, क्या होते हैं कि इन नासिक के व्यंजनों जैसे अंगा, इया, अणा, न और मा, इनके बाद यदि कोई सवर्गीय वर्ण आए तो नासिक व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाता है। जैसे चंचल, ये इया है और इया के बाद क्या उसी वर्ग का एक शब्द वर्ण आ रहा है, वर्ण, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर क्या है, अनुस्वार। ऐसे ही गंगा में, ऐसे ही पंडित में। वहीं चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी में केवल देशज और तद्भव शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। गंगा, पंडित, ये सब क्या है, ये तो तत्सम शब्द हैं। जैसे आंख, माँ, सांस, यहाँ, वहां, ऐसे शब्दों में जहां स्वर मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हो, वहां पर स्थान लाघव के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे में बिंदी लगती है। ऐसे हमने कई चीजों में भैंस, चोंच, भौरा। हिंदी में अनुस्वार और चंद्र बिंदु की उच्चारण प्रक्रिया अलग अलग है। अनुस्वार में जहां नासिका से निकलता है, वही अनुनासिक में नासिका और मुंह दोनों से निकलता है। आप बोल के देख लीजिए, गांव और हंस। आपको यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, व्यंजन क्या होता है, कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं, अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। ये आपको जो मैंने अभी बताया, ये मैंने जो प्रमाणिक सोर्स था वहां से मैंने बताया। अब मैं आपको एक बार और बताऊंगी, कब, जब मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगी पुस्तक से। पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु की, व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण है। यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, और जैसे बताया जाएगा इसमें कैसे होते हैं। यहाँ पर हम सब कुछ आराम से देखेंगे, कैसे वर्ण होते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे ध्वनियां निकलती हैं। ये सब हम अगले अपनी पुस्तक में जब पढ़ाई करेंगे तब देखेंगे। वहां मेरा दिखाने का उद्देश्य ये था कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं अभी फिलहाल 2025 जो हमारा समय चल रहा है उसके लिए। अब हम जब पढ़ेंगे वर्णमाला पहला अध्याय, यहाँ से हम शुरू से पढ़ेंगे अपना। एक बार मैं आपको और रिपीट करवा दूंगी ये वाला टॉपिक। ये टॉपिक में ज्यादा कुछ कठिन नहीं थे, हमें बस ये जानना था कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या कितने होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है कि कब, कहाँ, कैसे और कौन कौन से इनके शुद्ध रूप हैं वो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली बार। हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी के उदाहरणों को लेकर आएंगे और आपको उदाहरण देकर समझाएंगे कि इसमें से कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा संयुक्ताक्षर है और क्यों है। अनुस्वार और अनुनासिक के जो नियम है वो क्या है। तो ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए अगली क्लास।